आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने आज अपनी बात रखी सदन में और निशाने पर सरकार को लिया। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में शामिल अखिलेश यादव ने कहा कि अब मन मर्जी नहीं, जन मर्जी चलेगी। अध्यक्ष महोदय, इस चुनाव के परिणाम ने तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। इस चुनाव में धन छल बल की नकारात्मक राजनीति की शिकस्त हुई है। अब ऊपर से नीचे की राजनीति का अंत हो गया है। अब नीचे से जो समाज की जो आवाज उठेगी वही राजनीति का आधार बनेगी। अब मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। इस चुनाव का बड़ा पैगाम यही है। अखिलेश ने कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लोकसभा में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के भाषण के दौरान भी जबरदस्त हंगामा हुआ। दरअसल कल्याण बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। कल्याण बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाने पर सवाल उठाए। Why the 7th election? Why? We have objected to that. Why the 7th election? Election was conducted for 3 months to accommodate whom? कल्याण बनर्जी के बयान पर बीजेपी के सांसदों ने भी सवाल उठाए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संस्था पर सवाल उठाना सही नहीं। कल्याण बनर्जी ने सदन में कहा कि सत्ता पक्ष की तरफ से नफरती बयान दिए गए। खेल शुरू हो गया था सर, खेला शुरू हुआ ना। खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित भी खेल है और खेला। चू कित में चू धरा 400 में कित कितना हुआ 240। वो गेम में भी हारा गया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी की है। माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को नहीं डरा रहे हैं और हिंदू समाज को आतंकवादी बोलना ठीक नहीं है। मतलब और भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी डेमोक्रेसी को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, लोगों पर उनका विश्वास होता है। और हिंदू मतलब आतंकवादी होता है, इसी तरह की भूमिका रखना ठीक नहीं है। मतलब हिंदू जो है, हिंदू में कुछ लोग आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म में भी आतंकवादी लोग हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी पर यह आरोप लगाना ठीक नहीं है। बीजेपी शांति से आगे बढ़ रही है, लोकतंत्र को मानती है। राहुल गांधी जी को बयान में और उनके आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने बोला है ना, हिंदू आतंकवादी है, बीजेपी वाले आतंकवादी है, इसी तरह की भूमिका रखी है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आतंकवादी है। मतलब उन्होंने चुनाव में इसी तरह की भूमिका रखकर समाज में फूट डालने का काम किया। और आज शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है उसका जवाब दे सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक भी हुई। लोकसभा में आज पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 16 घंटे चर्चा हुई। आज संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी का स्वागत किया गया। एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने तीसरी बार केंद्र में गठबंधन की सरकार बनने पर पीएम मोदी का स्वागत किया। बैठक में पीएम मोदी ने एनडीए के सांसदों को अनावश्यक बयानबाजी से बचने की सलाह दी। पीएम ने सांसदों को कहा कि वो तैयारी के साथ संसद में आएं और अपने अपने क्षेत्र का पूरा ध्यान दें। पीएम ने एनडीए सांसदों को कहा कि हमको सदन के भीतर की गरिमा और नियमों का ख्याल रखना होगा। कांग्रेस के एमपी जैसे कल उनके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने जो बिहेव किया और जैसे स्पीकर की तरफ में अपना पीठ दिखाता है, फिर नियम के बाहर बोलता है, फिर स्पीकर को ही इंसल्ट करते हैं, तो ऐसा हमारे पार्टी के लोग नहीं करना चाहिए। हमारे एनडीए के सांसदों को ऐसा
जो नियम के बाहर काम नहीं करना चाहिए, ये हम सब के लिए सीख है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर से जो पहली बार जीत कर आए हैं सांसद, उन्हें संसदीय परंपरा को निभाने की सलाह दी। पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की संसदीय दल की बैठक में सलाह दी कि सांसद सदन में संसदीय नियमों का ख्याल रखें। पीएम ने पहली बार चुनकर आए सांसदों को हिदायत दी कि वो अपना स्टाफ चुनने में चौकसी बरतें। लोगों का वेरिफिकेशन करने के बाद भी नए सांसद उन्हें अपने साथ लाएं या संपर्क रखें। किस तरह से हमारा आचरण होना चाहिए आने वाले कुछ समय में। यहाँ पे हम कड़ी मेहनत करके और चुनाव जीत के पहुँचे हैं। इस समय का हमें उपयोग करना है। समय ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने देश हित, प्रदेश हित और क्षेत्र हित में लगाना है। ये सारे मुद्दों पे हमारी चर्चा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एलाइज एनडीए के लिए क्रूशियल है और एलाइज को भी किस तरह से आगे बढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट टाइम स्पीकर को समय कैसे मिल सके बोलने का, बोलना कितना इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ों पे बात है। राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है और उनके कल के भाषण के कुछ हिस्से जो सदन के रिकॉर्ड से हटाए गए हैं उस पर आपत्ति जताई है, ये कहते हुए कि उनके भाषण में कुछ भी गलत नहीं था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोमवार को संसद में करीब 90 मिनट तक बोले। 1.5 घंटे के अपने भाषण में राहुल गांधी ने हिंदू, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, हिंसा और भय जैसे तमाम मुद्दे उठाए। अब लोकसभा से राहुल गांधी के भाषण के कई हिस्सों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। राहुल ने अपने भाषण में हिंदुओं और हिंसा पर जो बयान दिया वो हटा दिया गया है। हिंदू धर्म के ठेके वाले बयान को भी हटा दिया गया है। अग्निवीर को पीएम से जोड़ने वाले बयान को भी रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। नीट, अडानी अंबानी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा से जुड़े राहुल गांधी के भाषण के हिस्से भी लोकसभा के रिकॉर्ड से हटा दिए गए। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद। तो लोकसभा के रिकॉर्ड से राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्से हटाने को लेकर विपक्षी सांसदों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है वो सच नहीं सुन सकती। हम यही कहेंगे कि सरकार सच्चाई को सहन नहीं करती और अगर हम सच बताते हैं उसको निकालने का और लोगों को सिर्फ झूठे वायदे और झूठे चीजें बताने की उनकी कोशिश होती है। क्या गलत कहा राहुल गांधी ने? हिंदू समाज के लिए नहीं कहा, भाजपाइयों के लिए कहा। भाजपा में जो हिंदू हैं वो हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। वो तो खुद ही हिंसा फैला रहे हैं पूरे देश में। आप अयोध्या के लोगों को गालियां दे रहे हैं मां बहन की, आप उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा जो हिंदू होने का ढोंग रचाकर अपनी राजनीति करते हैं उनके बारे में बयान दिया। उनमें और हमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ये लोग अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं हिंदू धर्म, और हम अपनी आस्था पे विश्वास रखते हैं। तो विपक्ष के सांसद कुछ भी कह रहे हो, लेकिन बीजेपी जो है वो आक्रामक अंदाज में राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान को लेकर सड़क पर उतर आई है और बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को हिंदू विरोधी करार दिया जा रहा है। राहुल गांधी के बयान के खिलाफ प्रयागराज में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। हिंदुओं को हिंसक बताने वाले राहुल गांधी के बयान से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आनंद भवन के गेट पर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के बयान से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इंदौर में राहुल गांधी का पुतला फूंका। पिटाई करते पुतले को किया आग के हवाले। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है। हिंदुओं का अपमान, भगवान शिव का अपमान आपने किया है, ये ठीक नहीं। भारत माता के लौलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए से राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। क्या किसी और आस्था के ईश्वर के बारे में सदन में इस तरह की हल्की बात वो कर सकते हैं? शिव महादेव सबके आदरणीय है ना, उनके सांप को लेकर व्यंग करना क्या मतलब है इसका? हिंदुओं को हिंसक बताने वाले राहुल गांधी के बयान को लेकर जो संत समाज है वो भी नाराज है और राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहा है।
की संस्कृति की बातें राहुल जी की समझ में नहीं आ सकती। उनकी समझ में भारत की संस्कृति और सभ्यता की बातें नहीं आएंगी जिनकी परवरिश विदेशी तरीके से हुई है। नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि उनसे नफरत करते 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 वो इस देश से नफरत करने लगे। और ये ईर्ष्या, उनका जो भाव है, ईर्ष्या का जो भाव है, ये उनके शब्दों में आ जाता है। और हिंदुओं को हिंसक कहना अथवा ये कहना कि वे घृणा फैलाते हैं, ये ठीक नहीं है। अब पूरे समाज को लांछित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। जब तक सदन में राहुल गांधी जी माफी ना मांगे तब तक उनको बोलने ना दिया जाए। हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता है, हिंदू धर्म रक्षक होता है। हमने तो सुना था कि राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान लगाते हैं। लगता है कि राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान में हिंदुओं के लिए सामान नहीं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार को लेकर समीक्षा रिपोर्ट पार्टी की तरफ से सामने आई है। एबीपी न्यूज के पास एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसमें 15 पन्नों की रिपोर्ट में बीजेपी की हार के 12 कारण गिनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर लोकसभा चुनाव में उतरी बीजेपी महज 33 सीटें जीत पाई। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ये सबसे खराब प्रदर्शन था। हार के कारण तलाशने बताने वाली बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट अब सामने आई है। समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक संविधान संशोधन को लेकर बीजेपी नेताओं की टिप्पणी भारी पड़ी। संविधान संशोधन वाले बयानों के बाद विपक्ष ने आरक्षण हटा देंगे का नैरेटिव बना दिया। यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक का मुद्दा बीजेपी को भारी पड़ा। सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की भर्ती और आउटसोर्सिंग के मुद्दे से बीजेपी को नुकसान पहुंचा। बीजेपी के वर्कर्स में सरकारी अधिकारियों को लेकर नाराजगी पार्टी को भारी पड़ी। सरकारी अधिकारियों का बीजेपी कार्यकर्ताओं को सहयोग नहीं करने से निचले स्तर पर बीजेपी को नुकसान हुआ। चुनाव के दौरान बीएलओ की तरफ से बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम हटाए गए, इससे बीजेपी को नुकसान हुआ। यूपी के 78 लोकसभा में बीजेपी की 40 टीमों ने कार्यकर्ताओं से बात कर ये समीक्षा रिपोर्ट तैयार की है। ये समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के लिए बीजेपी की टीम ने हर संसदीय क्षेत्र में 500 पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया है। कुल मिलाकर करीब 40,000 कार्यकर्ताओं से बातचीत कर ये समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है। समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के सभी क्षेत्रों में बीजेपी का वोट घटा है। ब्रज, पश्चिम यूपी, कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र में 2019 के मुकाबले सीटें कम हुई। समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव में समाजवादी पार्टी को पीडीए का वोट मिला और यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलित वोट भी समाजवादी पार्टी को मिला। संविधान संशोधन के बयानों ने पिछड़ी जातियों को बीजेपी से दूर किया। टिकट वितरण में जल्दबाजी हुई, इस कारण बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह कम हुआ। योगी सरकार में थानों और तहसीलों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी। ठाकुर मतदाता बीजेपी से दूर हुए। पिछड़ों में कुर्मी, कुशवाहा, शाह के मतदाता भी बीजेपी से दूर हुए। दलितों में पासी और वाल्मीकि मतदाता का झुकाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर रहा। बीएसपी उम्मीदवारों को मुस्लिम वोट नहीं मिला और कई सीटों पर बीएसपी ने बीजेपी का वोट काटा। बीजेपी की यह समीक्षा रिपोर्ट जल्द ही पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में रखी जाएगी। और देखिए, एनडीए ने बिहार से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का ऐलान कर दिया है। अभी हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट से चुनाव हार गए थे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा बिहार से राज्यसभा के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाए जाने की जानकारी बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी। राज्यसभा के चुनाव होंगे उसमें उम्मीदवार बनाए जाएंगे। लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट से एनडीए के उम्मीदवार थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। अब बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का ऐलान किया है। एनडीए के तमाम नेताओं को, खास करके भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, सब लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सब लोगों ने मिलकर फैसला लिया। फिर से संसद में बिहार के मुद्दों को आप उठाएंगे जोर शोर से, जनता तो यही उम्मीद रखती है। हाँ, निश्चित रूप से मौका मिलेगा तो हर तरह से बिहार के हितों के लिए जो कुछ भी करना है उस दायित्व का निर्वहन। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अयोध्या में जाकर अपनी पगड़ी उतारेंगे। वो अपनी पगड़ी उतारकर प्रभु राम के चरणों में समर्पित करेंगे।
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज 21 महीने बाद अयोध्या में अपनी पगड़ी उतारेंगे। साल 2022 में सम्राट चौधरी ने शपथ ली थी कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाएंगे, पगड़ी नहीं उतारेंगे। तब बिहार में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे थे। अब नीतीश एनडीए का हिस्सा है और सम्राट चौधरी नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम है। इस बदलाव के बाद अब सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी उतारने का ऐलान किया है। इस ऐलान से जुड़े पोस्टर पटना की सड़कों पर लगे हैं। सम्राट चौधरी 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या जा रहे हैं और इस मौके पर सम्राट चौधरी के जो चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने राजधानी पटना में जगह जगह पर बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगा दिए हैं। सम्राट चौधरी आज शाम अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में पूजा पाठ के बाद सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी उतारेंगे और उसे प्रभु राम के चरणों में समर्पित करेंगे। सम्राट चौधरी के साथ बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता भी आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में विधान परिषद की शिक्षक और ग्रेजुएट सीट्स पर भी शिवसेना उद्धव गुट ने शानदार प्रदर्शन किया है चुनाव में। महाराष्ट्र विधान परिषद की ग्रेजुएट और शिक्षक सीटों पर हुए चुनाव में उद्धव गुट वाली शिवसेना का दबदबा दिखा। मुंबई ग्रेजुएट सीट से शिवसेना यूबीटी के अनिल परब ने जीत दर्ज की। मुंबई शिक्षक सीट से शिवसेना यूबीटी के जेएम अभ्यंकर ने जीत दर्ज की। कोंकण ग्रेजुएट सीट पर बीजेपी के निरंजन डाबखरे को जीत मिली। मुंबई की दोनों सीटें जीतने के बाद उद्धव गुट वाली शिवसेना का कहना है कि मुंबई में अब सिर्फ हमारी पार्टी ही रहेगी। इसी बीच महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सूबे में तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी ने 5 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। बीजेपी ने पंकजा मुंडे, परिणय फुके, सद्भाव खोत, योगेश टिलेकर और अमित गोरखे को अपना उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 जून को चुनाव होगा। लेकिन नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि ग्राउंड पर बन रहे अंडरग्राउंड पार्किंग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। यहां पर मौजूद लोगों ने बाकायदा तोड़फोड़ भी की। पवित्र दीक्षा भूमि ग्राउंड पर बन रही अंडरग्राउंड पार्किंग का विरोध कर रहे लोगों ने मौके पर पहुंचकर तोड़फोड़ की। हंगामा कर रहे लोगों ने निर्माण का काम रोक दिया और सामान में आग लगा दी। 1956 में दीक्षा भूमि में बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। दीक्षा भूमि ट्रस्ट यहां पर अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण करा रहा था। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर समेत तमाम दूसरे लोग अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने का विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र की दूसरी विपक्षी पार्टियां भी प्रोजेक्ट का विरोध कर रही हैं। अम्बेडकरी जनता की भावना है, ये स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, इसको लेवल करके दो। तो सरकार ने तो अभी स्टे किया है। सरकार से हमारी मांग है कि इसको कैंसिल करे। दीक्षा भूमि पर विरोध प्रदर्शन और हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने की पुलिस की सारी कोशिश नाकाम रही। लोगों के विरोध और हंगामे को देखते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने काम रोकने का आदेश दिया है। ये देश का स्मारक है, तो इसमें सभी का विचार लेकर ही अंतिम निर्णय होना चाहिए। जो अंतिम निर्णय होगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा, तब तक इस काम को रोका जाए।